हेलो एंड वेलकम। सो दिस इज़ द वीडियो। ये जो वीडियो है ये है आपके जो न्यू कार्टून क्वेश्चंस आए हैं सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक में, उनकी एक्सप्लेनेशन का ये वीडियो है। बहुत से बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की थी। सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया है 1 अप्रैल को आई थिंक। कुछ सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक रिलीज़ हुए हैं जिनमें ह्यूमैनिटीज़ में आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और सोशोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक मिलेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन सीबीएसई ने दिए हैं। तो जो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बैंक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने अभी तक ये देखा नहीं है तो आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर जो अपने आप भी आप cbseacademics.nic.in पर जाइए। जो पेज खुलता है उसमें कुछ ग्रीन कलर के टैब्स हैं और उनमें आपको दिखेगा क्वेश्चन बैंक का टैब। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये लिंक खुल जाएगा। इसमें जो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बैंक आया है, इसमें कुल 5 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करके इन्होंने दिया है कार्टून क्वेश्चन। बच्चों को डिफ़िकल्टी मेरे ख्याल से आप लोगों को इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके बुक के क्वेश्चंस नहीं हैं, सिलेबस के बाहर है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जितने भी कार्टून्स हैं वो आपके सिलेबस के किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो जैसे सारे सब्जेक्ट्स में आप लोगों का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इस बार उसका वेटेज भी बढ़ा है, फॉर्मेट भी चेंज हुआ है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें एक केस स्टडी दी जा रही है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपको आंसर करने के लिए हैं। इसी तरह अगर पॉलिटिकल साइंस में वो देखा जाए तो इन कार्टून्स को आप एक एज केस स्टडी ले सकते हैं। और इसके बेसिस पे आपने जो भी पढ़ा है अब तक पॉलिटिकल साइंस में, उन चीज़ों को, उन फैक्ट्स को, उन इंफॉर्मेशंस को, उन थेरीज को आप इस पे अप्लाई करिए और इन कार्टून्स को इंटरप्रेट करके उनका मतलब एक्सप्लेन करिए। तो ये एक तरह से वही केस स्टडी क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, जैसा कि सीबीएसई ने कहा। तो चलिए सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि ये कार्टून्स का मतलब क्या है, और इसके बेसिस पे इन्होंने 4 क्वेश्चंस भी हर कार्टून के बाद पूछे हैं, तो उनका आंसर क्या हो सकता है। ओके। बहुत डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस मैंने अभी तक देखे भी हैं जो लोगों ने डाले हुए हैं। कुछ तो मुझे बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं लगे, लेकिन फिर भी मेरी जितनी समझ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बताने की कोशिश करूँगी। ओके। तो जो पहला कार्टून ये आया है, स्टडी द कार्टून केयरफुली एंड गिव द आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। देखिए, अब इस कार्टून को पहले समझिए, ध्यान से देखिएगा ये कार्टून, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कार्टून में ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जो चीज़ें हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, इम्प्लीकेशन उनका क्या है। ओके। तो ये कार्टून, ये आर के लक्ष्मण जी का कार्टून है। आर के लक्ष्मण जी के कार्टून की जो खासियत होती है वो होती है इनका कॉमन मैन, आम आदमी। ठीक है। तो बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हमारे इंडिया के, हमारे कंट्री के रह चुके हैं आर के लक्ष्मण। तो उनके ये कॉमन मैन है। ठीक है। तो ये तो हो गया कॉमन मैन, जो हम आप कोई भी हो सकता है। ठीक है। ये यहाँ पे एक लिखा है एंड दिस इज टू सेव डेमोक्रेसी, ऐसे करके। तो ये जो है ये कॉमन मैन सोच रहा है कि दिस इज टू सेव डेमोक्रेसी। ओके। अब ये क्यों ऐसा सोच रहा है? दूसरी पर्सनालिटी जो इस कार्टून में है वो है ये। इनको अगर आप पहचान पाएँ तो ये बुक के भी कई कार्टून में आप यही चेहरा देखेंगे। बुक में जो क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर है, वो चैप्टर अगर आप खोल के देखिए तो उसमें बहुत से कार्टून्स हैं, वो भी आर के लक्ष्मण के कार्टून्स हैं जिसमें कि ये चेहरा आपको दिखेगा। तो ये हैं जयप्रकाश नारायण, जेपी। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है जेपीज़। ओके। तो जयप्रकाश नारायण आपके सिलेबस में इस बार काफ़ी उनके बारे में आपको अलग से पढ़ने के लिए एडिशनल मटेरियल भी आया था। तो ये जयप्रकाश नारायण है। ठीक है। दिखाया क्या है? देखिए, अगर आप इस इमेज को देखेंगे, जो ये टोटल इमेज है, ये ऐसी चीज़ें आपको आप देखते ही होंगे कि रोड साइड हॉकर्स होते हैं और जो कि कुछ कुछ चीज़ें, दवाइयाँ, पुड़िया, ये सब बेचते हैं। ओके। तो यहाँ पे अगर आप ये प्लकार्ड देखें, ये जो यहाँ पे लगा हुआ है, इसको देखें तो समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या है। जेपीज रेडी क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग। ठीक है। तो जेपी का नुस्खा,
नुस्खा ही कहते हैं शायद, जेपी का नुस्खा, मतलब कि जेपी का जो दवाई है फॉर ऑल एलिमेंट्स, सारी समस्याओं की, सारी बीमारियों की, इंक्लूडिंग कौन कौन सी बीमारियां, नागा प्रॉब्लम, नागालैंड में प्रॉब्लम चल रही थी उस वक्त, इमरजेंसी के आसपास जो जेपी मूवमेंट था उसके आसपास अगर आप देखेंगे तो नागा प्रॉब्लम, पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था, चाइना प्रॉब्लम, चाइना से हमारी टेंशन्स चल रही थी, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स जो इंडिया में थी, तो उन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जेपी के पास है। ओके, तो जैसे आपने देखा होगा सड़क के किनारे लोग बैठकर इस तरह से अपनी छोटी छोटी दुकान लगाकर और कई बीमारियों की दवाइयाँ बेचते हैं। ओके, तो ये इन बीमारियों की दवाइयाँ जेपी यहाँ पे दुकान लगाकर बैठे हैं और वो बेच रहे हैं। मेरी समझ से इस कार्टून, ये जो कार्टून दर्शा रहा है वो ये है, ठीक है। और उन्होंने जो आम आदमी को ऑफर किया वो ये देखिए, ये मिलिट्री रूल। ओके, मिलिट्री रूल आम आदमी को ऑफर किया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने पढ़ा हो चैप्टर में, और मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ ये अपने वीडियोस में, कि इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी डिक्लेयर की थी तो उन्होंने उसका कारण उन मूवमेंट्स को बताया जिनकी वजह से नॉर्मल लाइफ डिसरप्ट हो गई थी। एक स्टेटमेंट भी बुक में है जो इंदिरा गांधी एड्रेस कर रही थी ऑल इंडिया रेडियो को, जिस सुबह उन्होंने ये एड्रेस किया था, उस एड्रेस का एक छोटा सा पार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, येलो कलर से हाईलाइटेड उनका स्टेटमेंट है। उसमें उन्होंने ये कहा था कि कुछ लोग हैं जो डेमोक्रेसी को डिसरप्ट कर रहे हैं और वो सेना को ये भड़का रहे हैं कि वो गवर्नमेंट के आदेश को ना माने। ओके, तो इसी को यहाँ पे इंडिकेट किया है कि जेपी एक्चुअली इन प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन उन्होंने लोगों को ऑफर कर दिया वो मिलिट्री रूल हो गया, और उसी का बहाना करके जो कंट्री में थी वो इमरजेंसी लगी। तो ये है, ये जो पूरा कार्टून ये डिपिक्ट कर रहा है, इसको कई लोगों ने कई तरीके से यूट्यूब पे आप देखेंगे इंटरप्रेट किया हुआ है। मेरे ख्याल से इंटरप्रिटेशन इसका ये है। ओके, अब देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं इस पे। तो पहला तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डज दिस पिक्चर डिपिक्ट। सो दिस पिक्चर इज एक्चुअली अ सटायर। सटायर होता है एक व्यंग, ठीक है। दिस पिक्चर इज एक्चुअली अ सटायर ऑन जेपी's movement that was going on in the country just before the emergency. ओके, तो जेपी ने अपने मूवमेंट में लोकतंत्र को बचाने के लिए, सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बचाने के लिए कई सॉल्यूशंस ऑफर किए थे, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक ये कहा था कि टोटल रेवोल्यूशन होनी चाहिए। ओके, तो ये जो पिक्चर है वो यही डिपिक्ट कर रहा है कि जेपी ने उस कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स के लिए कौन कौन से सॉल्यूशंस गिनाए थे, ठीक है। जो समकालीन राजनीतिक समस्याएं थीं उनको सुलझाने के लिए जेपी ने कौन से सुझाव दिए थे, उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव था, वो था संपूर्ण क्रांति का या फिर टोटल रेवोल्यूशन का। सेकेंड जो क्वेश्चन है, हाउ कैन वी सेव डेमोक्रेसी। अब देखिए इसमें ये जो आप वर्ड देखेंगे, वी सेव डेमोक्रेसी, ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस तरह से डेमोक्रेसी को बचाएंगे। कोई भी दो तरीका आप यहाँ लिख सकते हैं। First of all, to save democracy, I think what is most necessary is that we should be totally conscious of our rights. कि जो लोग हैं उनको अपने अधिकारों का पूरी तरीके से ज्ञान होना चाहिए, उन अधिकारों का उपयोग किस तरह से हमें करना है इसकी जानकारी होनी चाहिए, और हमारे अधिकारों की सबसे महत्वपूर्ण जो सीमाएं हैं, most important thing is that we should always remember the limits to our rights also. Okay, and that is the best way to save democracy. Then the second most important thing is to make the government accountable. कि सरकार की का जो उत्तरदायित्व है उसको सुनिश्चित करना ये लोगों का काम है। सरकारें कुछ भी करके अगर निकल जाएंगी तो डेमोक्रेसी कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो सरकार का जो काम है वो कर रही है या नहीं कर रही है, ये सवाल लोगों को पूछना ज़रूर चाहिए, लगातार पूछना चाहिए। और जो भी सरकारें, those governments who are not performing their duties properly, they should be removed.
आपके पास जब ये मौका आता है कि आप अपनी सरकार को चुनें, तो ऐसी सरकारों को कभी ना चुनें जो आपकी बात नहीं सुनती हैं, जो आपके कल्याण में, जो लोगों के वेल बीइंग के फेवर में काम नहीं करती हैं। Okay, so the two ways to save democracy. Number one, we should be conscious of our rights. We should be conscious of how to exercise our rights as well as the limits on those rights. And the second thing is that the people should make the government accountable. The government should be accountable for their work, and people have to ensure that those governments who are anti-democratic, they should be punished. ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के पास सामने क्या क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए, वैसे तो आप दुनिया भर की प्रॉब्लम्स गिना सकते हैं जो कि आपको कंट्री में सब तरफ दिख रही है। करप्शन की प्रॉब्लम है, इनएफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो बहुत आसान तरीका तो ये है कि आप ये प्रॉब्लम्स गिना लें। अगर आप अपने क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा रेज करना चाहते हैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हाउ टू कीप अ बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ द पीपल एंड द गोल ऑफ द स्टेट। ठीक है, जैसे लोगों के अधिकार और जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं उनके बीच में संतुलन कैसे बनाया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की। लोगों के अधिकार को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सरकार का गोल है, जो राज्य का गोल है, वो ये है कि सबका एक साथ डेवलपमेंट हमें करना है। सबका एक साथ डेवलपमेंट करने के लिए कई बार ये होता है कि कुछ लोगों के अधिकार सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल से इसको समझिए कि जब लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे तो सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स था, मतलब कि आप कितनी ज़मीन एक आदमी अपने पास रख सकता है। उससे ज़्यादा जो ज़मीन थी वो सरकार ने उनसे ले ली थी और उनको दिया था पुअर लोगों को। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक आदमी के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं नेगेटिवली और दूसरे को दिया जा रहा है। तो ये जो काम सरकारों को करना पड़ता है डेमोक्रेसी में, ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि यहाँ पे किसी न किसी के राइट अफेक्ट जरूर होंगे। ठीक है, दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं ये समझती हूँ कि किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी कंट्री में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ गवर्नमेंट टू सेटिस्फाई ऑल ग्रुप्स ऑफ पीपल। लोगों की जो डिमांड्स हैं, जो एस्पिरेशन है फ्रॉम स्टेट्स, वो बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग होती हैं। एक एज अ ग्रुप माई डिमांड्स एंड एस्पिरेशन मे कॉन्फ्लिक्ट विद सम अदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे कि आप रिजर्वेशन का फंडा देख लीजिए, तो रिजर्वेशन में अब अगर एक ग्रुप को रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो दूसरा ग्रुप के उससे अफेक्ट हो रहा है, और उसमें दोनों के एस्पिरेशंस को मेंटेन करके चलना, दोनों की डिमांड्स को मेंटेन करके चलना, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरे ख्याल से आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा आपकी समझ काम करे आप उस तरह से आंसर इसको लिखिए। कैन मिलिट्री रूल एंड डेमोक्रेसी वर्क टुगेदर, क्वेश्चन नंबर 4। कैन मिलिट्री रूल एंड डेमोक्रेसी वर्क टुगेदर। अब मिलिट्री रूल और डेमोक्रेसी की बात यह है कि ये तो देखिए कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। डेमोक्रेसी मतलब क्या है कि डिसीजन मेकिंग में सबका इन्वॉल्वमेंट होगा। डेमोक्रेसी सिंपली मीन्स दैट everybody should be consulted, everybody has a stake in the decision making of the important problems in the country, in decision making in the country. मिलिट्री रूल में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग एक जगह से होती है, वहां पे किसी से सलाह विमर्श विचार पूरी जनता से नहीं किया जाता है, तो कैसे एक साथ चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। डेमोक्रेसी का दूसरा बड़ा प्रिंसिपल है दैट पीपल हैव देयर राइट्स, लोगों के पास अपने राइट्स हैं और लोग उन राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं। मिलिट्री रूल में सबसे पहले आपके अधिकार लिए जाते हैं, पीपल डू नॉट एंजॉय एनी राइट्स अंडर द मिलिट्री रूल। तो मिलिट्री रूल एंड डेमोक्रेसी कैन नॉट वर्क टुगेदर, एंड रीजन मैंने आपको बता दिया, 2 रीजन है, इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड राइट्स ऑफ पीपल। ओके, तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड कार्टून पे चलते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन है, जो सेकेंड कार्टून दिया है वो ये कार्टून दिया है। अब इसमें देखिए कुछ मिसाइल्स हैं ये, ठीक है, ये मिसाइल्स हैं और ये मिसाइल्स निकल कहाँ से रही हैं, निकल रही हैं ये जो कॉन्टिनेंट है, अगर आप इसको पहचाने तो ये अफ्रीका है।
ठीक है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ये मिसाइल्स निकल रही हैं। अब इन मिसाइल्स के ऊपर लिखा क्या है, तो देखिए इसके ऊपर लिखा है मलेरिया, ये है इबोला, ये है डेंगू और ये है HIV। ठीक है, चारों बहुत ही भयानक बीमारियां। ओके, और ये निकल रही हैं अफ्रीका से। तो और यहाँ पे एक ये कीड़ा सा इन्होंने बनाया हुआ है, इंसेक्ट या कीड़ा, जो कि कह रहा है ग्लोबलाइजेशन इन डिजीजेस। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इन डिजीजेस। तो ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर से ये है कार्टून। अब इसमें सीधा सीधा मतलब इसका समझ में आ रहा है कि अफ्रीका से ये सारी डिजीजेस निकली और पूरी दुनिया में फैल गई, और इस तरह से डिजीजेस में ग्लोबलाइजेशन हो गया। ओके, तो डिजीजेस का ट्रांसफर दुनिया भर में हो गया। एक्सक्यूज मी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो आपके चैप्टर में दिए हुए हैं। पॉलिटिकल है, कल्चरल है और इकोनॉमिक है। इसके अलावा एक एस्पेक्ट इन्होंने यहाँ पे और दे दिया, वो है ग्लोबलाइजेशन इन डिजीजेस। तो आप मेंशन कर सकते हैं 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर कल्चरल, इकोनॉमिक and political. Apart from that, the picture also depicts one more aspect of globalization, and that is globalization in diseases. Okay, now how is globalization impacted by diseases? देखिए ग्लोबलाइजेशन डिजीजेस से कैसे इम्पैक्ट होता है, मतलब जो बीमारियां हैं वो वैश्वीकरण को किस तरह से प्रभावित करती हैं। ओके, अब कैसे प्रभावित करती हैं? बीमारियों की वजह से ग्लोबलाइजेशन सिंपली मीन्स द मूवमेंट, द फ्लो of goods, capital, people, services in the world. Okay, so because of diseases, the free flow of these things would be hampered. ओके, तो डिजीजेस की वजह से जो मेनली जो कंटामिनेबल डिजीजेस होती हैं, जो बहुत जल्दी फैलती हैं, उनकी वजह से जो सर्विसेज का मूवमेंट है, लोगों का मूवमेंट है, कमोडिटीज़ का मूवमेंट है, ये रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और ये इससे जो ग्लोबलाइजेशन है वो भी इम्पैक्ट इससे करता है। आपने देखा होगा कई डिजीजेस के मामले में, इस समय तो चल ही रहा है कोविड-19 के पीरियड में, इससे पहले भी बहुत सी डिजीजेस थी, इबोला है, सार्स है, ये जब फैली थी तो एयरपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी। वहाँ से आने वाले नागरिकों का पूरा चेकअप हो रहा है, वहाँ से आने वाले पैसेंजर्स का पूरा चेकअप हो रहा है, उसके बाद ही उनको एंट्री मिल रही है। तो इस तरह से ये ग्लोबलाइजेशन को इम्पैक्ट करती है, बिकॉज इट इम्पैक्ट्स द मूवमेंट of the flow of the services, goods, commodities and people all over the world. Okay, तीसरा है, why is Africa featured in the above picture? 2 reasons, 2 reason आपको देने हैं। तो Africa is featured in the above picture because most of the diseases that are shown here through the missiles, that most of the diseases have their source in Africa. तो वन रीज़न इज़ तो दिस कि बहुत सारी डिसीज़ का जो सोर्स है वो हमको अफ्रीका में मिलता है, और अफ्रीका से ही ये दुनिया के दूसरे भागों में फैली। और दूसरा रीज़न ये है क्योंकि अफ्रीका में बहुत से देश ऐसे हैं जो कि बहुत ही पिछड़े हुए देश हैं, तो उनके यहाँ जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ये कंट्रीज़ उन डिजीज़ का गढ़ भी बन गए हैं और उनसे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड भी हैं। तो अफ्रीका एज कॉन्टिनेंट अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा हाईली अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ द डेडली डिसीजेस। तो इस वजह से भी अफ्रीका को दिखाया गया है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्पैक्टेड योर लाइफ एट द प्रेजेंट। इसका आंसर मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, यह आंसर आप लोग खुद लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं। कोविड-19 की वजह से किस तरह से आपकी लाइफ इम्पैक्ट हुई है, लिखिएगा। मेरे ख्याल से पूरा ऐसे आप इस पे लिख सकते हैं, ये मुझे लिख बताने की कोई ज़रूरत नहीं लगती। तीसरा क्वेश्चन जो है ये है, देखिए ये कार्टून है, इसमें ये यूएसए है, ये यूएसएसआर, दोनों मिसाइल्स कैरी किए हुए हैं। कोल्ड वॉर का कार्टून है, सीधी सीधी बात है।
क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव अ टाइटल फॉर द अबव पिक्चर। कोई भी टाइटल आप दे सकते हैं। सिर्फ सबसे सिंपल टाइटल तो कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन होगा, कोल्ड वॉर इरा होगा, ईगल एंड द बेयर हो सकता है, उसके बाद फिर आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, कुछ भी हो सकता है। आप जो आपको पसंद आए वो टाइटल दीजिए, इसको रिलेटेड होनी चाहिए। हाउ यूएसए शोज इट्स हेजमनी। यूएसए अपनी हेजमनी कैसे दिखाता है? देखिए, यूएसए शोज इट हेजमनी थ्रू 3 वेज। जो हालांकि ये वाला चीज़ आप लोगों ने टाइप्स ऑफ हेजमनी आपके सिलेबस में इस बार थी नहीं, हटा दी गई, लेकिन फिर भी अगर इन्होंने दे दिया है तो एक तो दिखाता है हार्ड पावर से। हार्ड पावर मतलब कि मिलिट्री पावर, तो मिलिट्री पावर से दिखाता है। दूसरा दिखाता है स्ट्रक्चरल पावर से। स्ट्रक्चरल पावर मतलब सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो इकोनॉमिक पावर हो जाती है। ओके, तो और तीसरा दिखाता है कल्चरल वे में। ओके, तो 3 तरह से यूएस अपनी हेजमनी दिखाता है। हार्ड पावर में क्योंकि इट हैज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इट हैज़ द बिगेस्ट स्टॉक पाइल ऑफ वेपन। सबसे बड़ा हथियारों का खजाना जखीरा यूएसए के पास है, और वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता है अपनी मिलिट्री पावर को यूज़ करने में अपने इंटरेस्ट के लिए। ठीक है। इकोनॉमिकली आपको देखें तो विश्व के जो संगठन दुनिया के जो दुनिया में बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, उन पे प्रभुत्व यूएसए का है। चाहे वो आपके वर्ल्ड बैंक हो, या फिर आईएमएफ हो, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब हो, या फिर सी लिंक्स ऑफ कम्युनिकेशंस हों। तो स्ट्रक्चरल हेजमनी भी यूएस की है। कल्चरल ये है कि जो यूएस का कल्चर है वो डोमिनेटिंग कल्चर है इस समय वर्ल्ड में, और उसको डोमिनेटिंग कल्चर बनाने में यूएसए ने काफ़ी मेहनत की है। तो ये कल्चरल हेजमनी हो गई। ओके, तो इस तरह से यूएस अपनी हेजमनी दिखाता है। तीसरा, नेम 2 अलाइड कंट्रीज ऑफ ईच ऑफ दीज पावर्स। दोनों के आपने पावर ब्लॉक्स पढ़े हैं। यूएस का जो मेन पावर ब्लॉक था वो था नेटो। ओके, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इनका जो था वार्सा पैक्ट। तो दोनों के आप कोई भी कंट्री के नाम लिख सकते हैं। नेटो का आप कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, वेस्ट जर्मनी है, कोई भी लिखिए। और वार्सा पैक्ट के जैसे मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट स्टेट्स से बहुत सारे, तो वार्सा पैक्ट में आपके पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, कोई भी लिख दीजिए। ठीक है, 2 कंट्रीज कोई लिख दीजिए। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द अबव इशू ऑन वर्ल्ड ऑन द वर्ल्ड। 1945 से लेकर 1991 तक ये कोल्ड वॉर चली थी, और इसने वर्ल्ड को ओवरशैडो करके रखा हुआ था। इसका इम्पैक्ट जो कोल्ड वॉर का था वो आपको आर्म्स रेस, जो बहुत लंबी आर्म्स रेस चली, डिसआर्मामेंट के एफर्ट्स भी हुए, वो था। कई जगह दुनिया में प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी गई दुनिया के कई भागों में। यूनाइटेड नेशंस पे इसका काफ़ी फ़र्क पड़ा, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा हैम्पर हुई। तो इन सब में से आप कुछ भी लिख सकते हैं इसका इम्पैक्ट ऑन द इश्यूज ऑफ द वर्ल्ड। फिर ये एक कार्टून है, इसका मैंने बहुत ही अजीबोगरीब इंटरप्रिटेशंस देखे हैं अभी तक, जो नेट पे देखे हैं। मेरी जो समझ है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये है यूएसए, ये क्लियर है। पांडा को लोगों ने कई कई चीज़ों तरह बताया है। ठीक है, एक पांडा सबसे ज़्यादा होता है चाइना में। ओके, तो सीधा सीधा जो मतलब ये है कि ये है यूएसए और ये है चाइना। मेरे ख्याल से ये WWF नहीं है, क्योंकि अगर ये, क्योंकि कई लोगों ने ये कहा कि पांडा WWF पे है तो ये वर्ल्ड वाइड फंड, नहीं, ये नहीं है। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड ये नहीं है, क्योंकि उसका कोई तुक नहीं बनता यहाँ पर। ठीक है, तो यूएसए और चाइना को यहाँ इसलिए दिखाया गया, ये है टग ऑफ वॉर। ठीक है, तो अगर आपको पता हो तो रिसेंट पास्ट में एक ट्रेड वॉर सी चल रही थी बिटवीन यूएस एंड चाइना। तो ये जो टग ऑफ वॉर है ये वही ट्रेड वॉर है बिटवीन यूएस एंड चाइना, जिसमें दोनों ताकतें, दोनों वर्ल्ड की 2 बहुत बड़ी पावर अपनी पूरी ताकत लगाकर आसियान को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आसियान जो है इस तनी हुई रस्सी पे, इस तने हुए वर्ल्ड अफेयर्स में बड़े कॉशियसली चल रहा है। ये देखिए, इनके छाते के ऊपर आसियान लिखा हुआ है, तो ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
ओके और इस ट्रेड वॉर ने आसियान को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया हुआ है। जो इन दोनों पावर्स के बीच में टेंशन चल रहा है यूएसए और चाइना के बीच में, उसने आसियान को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट किया हुआ है और आसियान इस समय बहुत कॉशियसली आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इन दोनों पावर्स में से किसी को भी नाराज़ कर देना या एनिमी बनाना आसियान के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। अब पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स ऑन ए टाइट रोप, ये तो मैंने बता ही दिया, ये आसियान है। ओके सेकंड, why it is difficult to maintain balance in the contemporary world? It is very difficult to maintain balance in the contemporary world since there are many big powers that are emerging right now. Okay, new centers of power that are emerging right now. So China is an emerging center of power. Apart from China, there are many organizations, many states which are also becoming powerful day by day. And in this struggle for power of the nations, it's becoming difficult for the smaller organizations, smaller countries to maintain their independence. ओके तो ये बैलेंस बनाना इसलिए डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि ये एक तरह से एक ट्रांजिशन स्टेज है। राइट एनी टू चैलेंजेस दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग। दिस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ आसियान से है, ठीक है। तो दो चैलेंज जो आसियान इस वक्त फेस कर रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है that because of the increasing power rivalry between USA and China, there are a lot of chances of conflicts emerging within this organization. So ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस ऑर्गेनाइजेशन के सामने। और दूसरा जो बहुत बड़ा चैलेंज इस ऑर्गेनाइजेशन के सामने एट प्रेजेंट है वो बिकॉज ऑफ द कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इस ऑर्गेनाइजेशन की वो इम्पैक्ट हो रही है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी में एक मेन कंट्रीब्यूटर जो है वो है टूरिज्म, और टूरिज्म इम्पैक्ट होने की वजह से इनकी इकोनॉमी भी बहुत इम्पैक्ट हो रही है। लास्ट क्वेश्चन, नेम द कंट्रीज दैट आर कॉजिंग इंस्टेबिलिटी टू द अबव ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाई। अब दो कंट्रीज यहाँ पे जो आपके कार्टून में दिए हैं आप वही लिख दीजिए, यूएसए एंड चाइना। क्यों? क्योंकि देखिए चाइना जो है इट इज लेइंग इट्स क्लेम ओवर द साउथ चाइना सी। तो जो ये जो कंट्रीज हैं ये साउथ चाइना सी से बहुत लगे हुए कंट्रीज हैं। तो साउथ चाइना सी पे यूएस सॉरी चाइना ने अपना क्लेम फॉरवर्ड किया है। चाइना अगर साउथ चाइना सी को कंट्रोल कर लेता है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो मेन ट्रेड रूट है। और यही रीज़न है कि यूएसए नहीं चाहता कि चाइना उस साउथ चाइना सी को कंट्रोल करे, और इसलिए यूएसए चाइना को वहाँ कंटेन कर रहा है। अभी कोविड-19 जब शुरू हुआ था तो यूएस बेस्ड बहुत से एमएनसीज जो थे उन्होंने चाइना से खुद को हटाया है और वो आसियान रीजन में खुद को लोकेट करने जा रहे हैं। ये भी था रीज़न, और इससे भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्पैक्ट हो रहा है। तो इंस्टेबिलिटी इस ऑर्गेनाइजेशन को चाइना और यूएसए की वजह से है। लास्ट जो है वो ये कार्टून है, ये मेरे ख्याल से सबसे सिंपल कार्टून है जो अभी दिया है इस वाले क्वेश्चन बैंक का। इसमें देखिए ये पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, और बीच में से काटा जा रहा है, ये पार्टीशन का कार्टून है। ओके तो व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ पार्टीशन? पार्टीशन के कॉजेज क्या थे? एनी टू आप दे सकते हैं। तो मेन कॉजेज तो मैं जो मानती हूँ वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। उसके अलावा टू नेशन थ्योरी जो कि मुस्लिम लीग ने प्रपोज की थी, जिसके अकॉर्डिंग दो नेशंस हैं, इंडिया हिंदू और मुस्लिम, और उनके लिए दो कंट्रीज होने चाहिए। तीसरा कारण ये था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में कोई कॉम्प्रोमाइज लास्ट तक नहीं हो पाया। और चौथा कारण था जो रिलीजियस राइट्स फैल गए थे कंट्री में, उसकी वजह से कई लीडर्स स्पेशली महात्मा गांधी वो उसी वजह से फोर्स हुए थे इस पार्टीशन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इनमें से आप कुछ भी मेंशन कर दीजिए। बी है, ऑन व्हाट बेसिस वाज द टू नेशन थ्योरी प्रपोज? टू नेशन थ्योरी का बेसिस क्या था? बेसिस ये था कि टू नेशन थ्योरी सेड दैट बिलीव दैट हिंदू एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशनैलिटीज, टू सेपरेट नेशंस, एंड दे कैन नॉट लिव टुगेदर।
Okay, and so therefore there should be two different countries corresponding to these two different nations. This was the basis of the two nation theory. C है, name the two states which were undecided to be part of either of these countries at the time of partition. इस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए। कई लोगों ने इसमें पंजाब और वेस्ट बंगाल आंसर बताया है जी, वो सही नहीं है, वो गलत है। पंजाब और वेस्ट बंगाल अनडिसाइडेड हो ही नहीं सकते थे क्योंकि वो तो ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंस थे। वहां पे प्रॉब्लम बस ये थी कि हिंदू और मुस्लिम एरियाज जो थे वो सेग्रीगेटेड नहीं थे, तो इसलिए डिसाइड किया गया कि उनको हाफ हाफ कर दिया जाएगा उन दोनों प्रोविंस को। यहाँ पूछा जा रहा है कि टू स्टेट्स जो अनडिसाइडेड थे कि वो इंडिया को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को ज्वाइन करें। तो जब प्लान ऑफ पार्टीशन था उसमें ये कहा गया था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं इंडिया के, दे आर फ्री टू डिसाइड वेदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। तो क्वेश्चन यहाँ वो है कि वो कोई भी दो ऐसे स्टेट्स बताइए जो कि अनडिसाइडेड थे दैट वेदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। तो जो दो स्टेट्स के बारे में आपने पढ़ा भी है, एक था कश्मीर और दूसरा था हैदराबाद, और ये दोनों स्टेट्स 15 अगस्त 1947 डे ऑफ इंडिपेंडेंस तक इनडिसीजन की अवस्था में थे। इन्होंने नहीं डिसाइड किया था कि वो इन दोनों में से किस यूनियन को ज्वाइन करेंगे। डी वाला क्वेश्चन देखिए, नेम द प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर हु अपोज द पार्टीशन। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने पार्टीशन को अपोज किया था। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि दैट द कंट्री विल बी पार्टीशनड ओवर माय डेड बॉडी। उन्होंने बहुत कोशिशें की थी कॉम्प्रोमाइज कराने की। उन्होंने जिन्ना तक को प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दी थी कि आप एक यूनाइटेड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, अपनी कैबिनेट बना लीजिए, मगर इनमें से कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दंगे इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि कोई और सोल्यूशन सामने दिख नहीं रहा था, और इस वजह से महात्मा गांधी को फाइनली अग्री करना पड़ा था। बड़े डिसहार्टेडली वो अग्री किए थे और इतने ज़्यादा उदास हो गए थे कि उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशंस में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, और वो कोलकाता के नौखाली एरिया में चले गए थे, नौखाली में दंगे शांत करने के लिए। ओके, तो ये है इसका इंटरप्रिटेशन। फाइन। तो वीडियो मुझे पता है कि लंबा हो गया है, लेकिन चूंकि ये ऐसे चीज़ें थी जो आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग इंटरप्रिटेशंस इन कार्टून्स के आ रहे हैं। देखिए, अगर सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक में ऐसे कार्टून्स भेजे हैं जो कि आपकी बुक में नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे कार्टून्स हों जो एग्जैक्टली आपकी बुक के नहीं हों और वो कॉन्सेप्ट से बस रिलेटेड हूँ। तो इसलिए मैं बार बार सबसे आपसे यही कह रही हूँ कि कॉन्सेप्ट्स पकड़ कर चलिए। जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं वो एकदम अच्छे से समझ के पढ़िए। वीडियो सारे चैप्टर के अपलोड किए हुए हैं मैंने अपने चैनल पे। प्लेलिस्ट देखिए, डिफरेंट पार्ट्स हैं वीडियोस के, वो देखिए, बार बार देखिए। मैंने अपने वीडियोस में कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने की ही कोशिश की है। ओके, तो होप दिस विल हेल्प यू, और तैयारी रखिए, बिल्कुल करते रहिए। इस समय काफ़ी लोग आपको कहेंगे कि हो सकता है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, कैंसिल हो जाए, उन सारी बातों में से किसी पे भी ध्यान मत दीजिए। द फैक्ट एट द मोमेंट इज दैट द एग्जाम्स आर नॉट पोस्टपोन एंड यू शुड कीप प्रिपेयरिंग। ओके, तो पढ़ते रहिए, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू एंड बाय बाय।